हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपना सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर 2019 ईयर का 4th क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन स्ट्रक्चर एंड जीन एक्सप्रेशन। हमें जीन की स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशंस क्या है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन के अकॉर्डिंग, उसके बारे में बताना है। देखिए, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन है वो है जो मेंडेलियन वर्क की रीडिस्कवरी के बाद आया है। रीडिस्कवरी के बाद, ठीक है। तो मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने जीन डिफाइन नहीं किया था, जीन की डेफिनेशन दी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जीन है क्या। कि कुछ फैक्टर है जो कि कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है एक जनरेशन से लेकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। इसी को फिर जोहानसन ने जीन नाम दिया 1909 में जोहानसन ने कहा कि ये जो मेंडल वो फैक्टर नहीं बल्कि जीन है, ठीक है। अब मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो कोई जीन जो जीन होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जीन होता क्या है। जीन डीएनए का वो पोर्शन होता है जो कि प्रोटीन बनाता है। कौन सा पोर्शन होता है? जो प्रोटीन बनाता है, यानी कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेंजर ने जीन को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया। पहली थी सिस्ट्रोन, दूसरी रेकोन और तीसरी म्यूटोन, ठीक है। सिस्ट्रोन क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ फंक्शन, मतलब जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, जो कि प्रोटीन को बनाती है। वो पूरा का पूरा डीएनए का पोर्शन जो कि प्रोटीन को बना रहा है वो क्या है? वो सिस्ट्रोन है, ठीक है। अब इस डीएनए के सीक्वेंस में जो प्रोटीन को बना रहा है या फिर अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, उसके कहीं पे भी कोई एक ऐसा न्यूक्लियोटाइडिक लोकेशन होगी जहां पे कोई न्यूक्लियोटाइड होगा, कोई ऐसा सीक्वेंस होगा जहां पर रिकॉम्बिनेशन हो सकता होगा। क्या होगा? जहां पे रिकॉम्बिनेशन हो सकता होगा, उसको उसने क्या बोला? वो पोर्शन था रेको। ये सिस्ट्रोन के अंदर ही होता है, ठीक है। जो फंक्शनल यूनिट है डीएनए की, उसी के अंदर होता है, ठीक है। फिर डीएनए जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि सिस्ट्रोन, उसी के अंदर कोई भी एक ऐसा सेगमेंट या डीएनए का सीक्वेंस, कोई भी ऐसा सीक्वेंस जहां पर की म्यूटेशन हो सकता होगा। क्या हो सकता होगा? म्यूटेशन। उसको उन्होंने म्यूटोन कहा। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन, जीन के 3 यूनिट्स होते हैं, सिस्ट्रोन, रेकोन और म्यूटोन। सिस्ट्रोन वो पोर्शन होता है डीएनए का जो कि प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेंट्रल डोग्मा तो आप लोगों को सबको पता होगा, आप लोगों ने क्या बोलते हैं कि अपनी 12th में पढ़ा होगा। क्या होता है उसमें? डीएनए, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ मैसेंजर आरएनए, और यहां से ट्रांसलेशन हुआ प्रोटीन, ठीक है। ये सेंट्रल डोग्मा। तो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन, यहां पे ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये सिस्ट्रोन जो होता है वो कैसे काम करता है? इस सिस्ट्रोन का डीएनए पहले आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में बनता है, फिर उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कोड होती है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के बाद में फिर प्रोटीन बनती है। तो डीएनए, तो आई बात समझ में कि डीएनए का वो पोर्शन जो प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब जो प्रोटीन आएगी उसी से तो फिर जो फिनोटाइप होगा वही तो एक्सप्रेस होगा, है ना। तो डीएनए का वो पोर्शन जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है वो यूनिट ऑफ फंक्शन है, और उसी को क्या बोला? सिस्ट्रोन। अब उस सिस्ट्रोन के अंदर जो पोर्शन रिकॉम्बिनेशन शो करेगा उसको रेकोन कहा, और जो म्यूटेशन शो करेगा उसको म्यूटोन कहा। और ये जो तीनों की तीनों टर्म्स थी वो किसने दी? वो दी बेंजर ने, बेंजर ने, ठीक है। बेंजर का एक्सपेरिमेंट भी आता है, बेंजर आर सेकंड लोकस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने 1950 और 1962 में
जीन के बारे में ये टर्म्स दी और उनको ऐसे डिफाइन किया। इसके बाद में अब इन्होंने ये टर्म्स तो दी, अब मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर जो जीन्स हैं वो कैसे कैसे एक्सप्रेशंस करते हैं उनके लिए अदर साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया। मेंडल का जब वर्क रीडिस्कवर हुआ था तो उस टाइम में साइटोलॉजिकल जो स्टडीज थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी और उन्हीं के बेसिस पे फिर काफी सारे साइंटिस्ट ने जीन्स को क्रोमोसोम्स के साथ में भी रिलेट किया था। ठीक है, तो अब हम जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम प्रूव कर लेते हैं। अब मेंडल के साथ में ही देखो, जब हमने मेंडलिज्म पढ़ा था, मेंडल की थ्योरी पढ़ी थी, तो हमने देखा था मेंडल ने बोला था कि कोई भी जो एक जीन होता है, जीन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जो दो होती है, उनको हम एलील कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए हम यहाँ पे हाइट को लेकर के चल रहे हैं, तो ये दो एलील्स हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन थ्योरी क्या होता है कि एक ही जीन के दो एलील्स होते हैं। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में आया जब हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा, हमने मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ा, तो उसके अंदर क्या था कि किसी भी एक जीन के दो से ज्यादा एलिल्स हो सकते हैं और उनका प्रूफ भी पढ़ा। अब ये मेंडल ने ये बोला था कि जो जीन होता है, जीन जब किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, किसी एक जनरेशन से किसी दूसरी जनरेशन में जाता है, तो जो उसके जो एलिल्स हैं, ये जो दोनों एलिल्स हैं वो साथ में पास ओवर होते हैं। ठीक है, साथ में इनहेरिट होते हैं। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे जीन हैं, जीन के जो एलिल्स हैं वो अलग अलग मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि एलिल्स है, लेकिन एलेलिज्म का जो रूल है, जो नॉर्म है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो एलिल्स। तो ये भी हमारे मॉडर्न कंसेप्ट में ही आ जाएंगे। अब सूडो एलिलिज्म को शो करने के लिए मॉर्गन ने आई कलर एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला के ऊपर। ठीक है, और उस ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट को करके परफॉर्म करके उन्होंने शो किया कि सूडो एलिलिज्म भी होता है। कोई भी एक जीन के दोनों एलिल्स एक साथ तो पास ओवर होते ही हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में वो अलग अलग भी पास ओवर हो सकते हैं। अब ये दोनों एलिल्स अगर अलग अलग पास हो रहे हैं तो क्या अंदाजा निकलता है, ये क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेशन भी हुआ है। चलिए ये तो आगे की बात है, सबसे पहले हम सूडो एलिलिज्म को प्रूव करते हैं हमारे मॉर्गन्स के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया आई कलर पे। किस पे किया, आई कलर पे। और उसके अंदर जो रेड कलर था, रेड आई कलर था, उसको कैपिटल डब्ल्यू से दिखाया, वो था वाइल्ड। और जो वाइट था वो स्मॉल डब्ल्यू से दिखाया और वो कैसा था, म्यूटेटेड। है ना, जो भी चेंज आया है वो म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन की वजह से आया होगा, है ना। तो उसको उसने कैसे प्रूव किया, चलिए अब हम पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो रेड है ये कैसा है, ये डोमिनेंट है, और ये हमेशा ध्यान रखना म्यूटेशन वो सेक्स क्रोमोसोम के एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। तो इसके लिए जो एलिल्स थे वो क्या थे, कैपिटल डब्ल्यू एक्स, ये एक्स क्रोमोसोम है, कैपिटल डब्ल्यू एक्स। अगर ये जीनोटाइप है, इस तरीके से है, तो ये कैसी, अब एक्स क्रोमोसोम तो क्या हो गया, फीमेल। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू तो कैसी हो जाएगी, रेड। अभी हमने पीछे पढ़ा, रेड था, डोमिनेंट था। ठीक है, और ये दोनों सेम है, तो ये कैसा हो जाएगा, होमोजाइगस। चलिए दूसरा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, लेकिन ये दोनों हैं कौन, एक्स, एक्स है, तो फिर क्या हो जाएगा, फीमेल। हमको पता है कैपिटल डब्ल्यू अगर प्रेजेंट है और वो डोमिनेंट है तो हेट्रोजाइगस में डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल, रेड, कैसा, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ठीक है, चलिए ये एक्स हमारा, डब्ल्यू और हमारा वाई, वाई पे तो आई कलर होता ही नहीं है, तो कैपिटल डब्ल्यू है, लेकिन कैपिटल डब्ल्यू है एक्स का, डब्ल्यू डोमिनेंट होना है, तो ये कैसा हो जाएगा, मेल, किस कलर का होगा, रेड।
कैसा होगा? रेड, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू आ गया। ये कैसा है? रेड आइड मेल। अब यहाँ पर ये स्मॉल डब्ल्यू ले लिया, एक्स, और वाई तो हमारा है ही, तो ये कैसा हो गया? ये रिसेसिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेल होगा, लेकिन वो किस कलर की आई होगी? उसकी होगी व्हाइट। ठीक है, ये हमारे एलिल्स आ गए। अब हम क्रॉस करवाते हैं, जो मॉर्गन ने करवाया था उस क्रॉस को पढ़ते हैं। मॉर्गन ने क्या किया? दो पेरेंट्स लिए, ठीक है। एक मेल, मेल कैसा था? व्हाइट आइड। व्हाइट आइड है तो कैसा होगा? स्मॉल होगा एक्स और वाई होगा, ठीक है। इसका क्रॉस करा दिया रेड आइड फीमेल से। अब रेड आइड फीमेल है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू भी हो सकता है और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी टेस्ट के थ्रू कोई भी प्रोजिनी या कुछ भी हम प्रूव करना चाहते हैं तो हम वहां पर होमोजाइगस कंडीशंस को लेते हैं, ठीक है। तो रेड आई है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? होमोजाइगस। तो होमोजाइगस में क्या हो जाएगा? दोनों एक्स क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे? कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गए। चलिए अब हम इनका क्रॉस करा देते हैं। तो क्रॉस हम पुनीटी स्क्वायर से करते हैं, वो बहुत ईजी लगता है। चलिए, ऐसे हमने स्क्वायर बना लिया पहले, बॉक्स, उसके अंदर हमने ऐसे चार पोर्शंस बना दिए। अब एक जगह पे हम मेल का गैमेट्स लिख देंगे। मेल के कौन कौन से हैं? स्मॉल डब्ल्यू और वाई, ठीक है। फीमेल के कौन से हैं? कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। चलिए अब हम इनका क्रॉस कराते हैं। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू मेल वाई क्रोमोसोम, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू और मेल एक्स क्रोमोसोम, ओ सॉरी वाई क्रोमोसोम। अब आप देख रहे हैं कि इन सभी में कैपिटल डब्ल्यू आया हुआ है, और कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट है, तो वो अगर कहीं पे भी आया होगा तो उसकी प्रोजिनी कैसी होगी? डोमिनेंट होगी। तो यहाँ पर हम ये नहीं पूछ रहे कि मेल है फीमेल, हम पूछ रहे हैं कि जितनी भी प्रोजिनीज यहाँ पे आई हैं वो कैसी हैं? ऑब्वियसली आप सबका आंसर क्या है? रेड कलर। तो हम F2 जो करवाएंगे, F2 में हम यहाँ पे सेल्फिंग करवा देंगे। सेल्फिंग, अब सेल्फिंग में हम, मतलब हमने ये करवा रहे हैं कि मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो हम उसी एक्सपेरिमेंट को लिख करके समझ रहे हैं। तो मॉर्गन ने F2 में क्या लिया था? रेड आइड फीमेल और रेड आइड मेल, ठीक है। अब इनके गैमेट्स बना लेते हैं। गैमेट्स क्या हो जाएंगे? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये वाला, और कैपिटल डब्ल्यू वाई क्रोमोसोम, ये वाला, ठीक है। चलो दोनों के अंदर क्रॉस करा देते हैं, हम पुनीटी स्क्वायर से ही बनाते हैं। एक जगह हम लोग फीमेल का लिख लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, एक जगह मेल का लिख लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू एंड वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू वाई और स्मॉल डब्ल्यू वाई। अब यहाँ पर देखते हैं F2 में हमारी रेशो क्या आती है मेंडेलियन के अकॉर्डिंग? 3:1, वो यहाँ पे आएगी क्या? कैपिटल डब्ल्यू कैसा होगा? रेड। मेल होगा फीमेल होगा? फीमेल होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्स क्रोमोसोम आ रहे हैं। ये भी रेड, हेट्रोजाइगस, मेल है फीमेल है? ऑब्वियसली ये भी एक फीमेल है क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पे वाई वाई क्रोमोसोम है, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू है, तो ये कैसा होगा? ये रेड मेल होगा। कैसा होगा? रेड मेल। और ये कैसा होगा? वाइट। जो F2 जनरेशन में आया, F2 में क्या आया कि 3 रेड आइड प्रोजिनी थी और एक वाइट, ठीक है। कि जो जीन है, जीन के जो दोनों एलिल्स हैं वो अलग अलग भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस फिनोमिना को क्या कहा? स्यूडो एलिलिज्म।
आई बात समझ में? सूडोलेलिज्म से उन्होंने आई कलर को एक्सप्लेन कर दिया, जीन से नहीं आया है, मतलब कि ये कोई क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के ऊपर एक एलिल है और दूसरे क्रोमोसोम पे दूसरा एलिल है, तब वह जो मेल की जो आई है वो कैसी हुई है, वाइट हुई है। तो इस प्रोसेस से उसने शो कर दिया कि सूडो एलिलिज्म की वजह से जो आई कलर है ड्रोसोफिला फ्लाई का वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब इसी में ही एक और टर्म आती है कि डाइएंड्रिक क्रिस क्रॉस और डाई गाइनिक क्रिस क्रॉस। इसमें ना कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि डाइएंड्रिक क्रिस क्रॉस क्या होता है और डाइगाइनिक क्रिस क्रॉस क्या होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा सकती हूँ, अगर कहीं पे समझा देती हूँ, जहाँ अगर कहीं पे एग्जाम में आता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो इसके अंदर क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। हाँ, डाइएंड्रिक, डाइएंड्रिक, डाइएंड्रिक मतलब दो बार, एंड्रिक मतलब मेल। ठीक है, जब कोई भी एक कैरेक्टर मेल से फीमेल के थ्रू किसी दूसरे मेल एंड्रिक क्रिस क्रॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइएंड्रिक क्रिस क्रॉस। ऐसे ही अगर फीमेल का कोई कैरेक्टर मेल के थ्रू आगे की किसी फीमेल जनरेशन में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइगाइनिक। डाइगाइनिक क्रिस क्रॉस। ठीक है, चलिए, आशा करती हूँ इतना सब आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। चलिए, पोजीशन इफेक्ट। पोजीशन इफेक्ट को सी बी ब्रिज एटॉल ने दिया था। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी क्रोमोसोम का जीन अगर डुप्लीकेट हो रहा है या उसकी पोजीशन में कोई भी इफेक्ट आ रहा है तो उससे भी प्रोटीन जो बनती है उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसमें डिफरेंस आता है। इन्होंने भी ड्रोसोफिला के आई के ऊपर ही काम किया, लेकिन यहाँ पे अब की बार आई कलर होने की बजाय क्या थी? आई शेप। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में जब देखा तो उन्होंने क्या देखा कि एक्स क्रोमोसोम जो है, अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर 16A सिंपल है, 16A, ये 16A, तो ये वाइल्ड टाइप की आई होगी, मतलब जो नॉर्मल ड्रोसोफिला के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है आई शेप के लिए वो 16A रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन 16A जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। ठीक है ना, तो अगर क्रोमोसोम के दोनों पे ऐसे आमने सामने 16A 16A हो तो वो आई कलर के आई शेप कैसी होगी? वाइट, बड़ी वाली, जो कि वाइल्ड स्पीसीज में मिलती है। अब जब उन्होंने ऐसे म्यूटेशन करा तो उन्होंने देखा कि अगर एक क्रोमोसोम के आर्म पे 16A सिंगल रहने दे, सिंगल हो, और एक पे वो डुप्लीकेट हो जाए तो ड्रोसोफिला की आई शेप में फर्क आ जाता है। एक क्रोमोसोम पे तो 16A का डुप्लीकेशन हो गया, एक पे सिंगल है, तो ये कैसी होगी? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में इसको क्या बोलेंगे? बार हेट्रोजाइगस। बार हेट्रोजाइगस में जो वाइल्ड आई का जो शेप होता था ना, मोटा सा बड़ा सा, वो क्या हो जाता है? वो थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, वो बड़ी थी अब यहाँ पे छोटी हो गई। अगर ये 16A का डुप्लीकेशन दोनों क्रोमोसोम्स पे हो जाए, यहाँ पे 16A, यहाँ पे 16A, यहाँ पे भी 16A, और इसका भी डुप्लीकेशन हो गया 16A, अब ये क्या हो गई? बार होमोजाइगस। अब बार होमोजाइगस हो जाने के बाद में इसके अंदर 16A के डुप्लीकेशन से भी इसके पोजीशन में चेंज आ जाने की वजह से इसकी शेप जो थी आई की वो बदल गई। अब वो कैसी हो गई? हल्की सी ऐसे ग्रुप्ड सी एक साइड से। ठीक है, अब 16A का ट्रिप्लीकेशन हो गया, मतलब 16A 16A 16A, एक क्रोमोसोम पे और दूसरे क्रोमोसोम पे 16A और 16A, एक पे डुप्लीकेशन हो गया, एक पे ट्रिप्लीकेशन हो गया। तो अब इस स्थिति को उन्होंने क्या बोला? डबल बार, डबल बार हेट्रोजाइगस।
ठीक है। डबल बार हेट्रोजाइगस में क्या देखा कि जो जिनके अंदर डबल बार हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, उन ड्रोसोफिलास की जो आई थी वो काफी सुकड़ी हुई और अलग शेप में थी। ठीक है। फिर कुछ और ड्रोसोफिलास के अंदर म्यूटेशन था, उसके अंदर 16A जो था उसका ट्रिप्लिकेशन था दोनों क्रोमोसोम पे, 16A 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 और 16A। इसको बोला उन्होंने डबल बार होमोजाइगस, डबल बार होमोजाइगस। और यहाँ पर जो शेप थी ड्रोसोफिला की आई की वो बहुत ज्यादा छोटी और ऐसे डम्बल्ड शेप थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे सीबी ब्रिज और उसके कलीग्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर क्रोमोसोम के ऊपर जीन की स्थिति में, पोजीशन में कोई अंतर आ जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे तो डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन से ही उन्होंने समझाया, तो उससे भी जीन के ऊपर है ना, जीन के एक्सप्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है और आई का जो शेप होता है ड्रोसोफिला के अंदर वो चेंज हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में इस एक्सपेरिमेंट में देख लिया। तो समझ में आया पोजीशन इफेक्ट। सीबी ब्रिज ने क्या दिया था कि 16A जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, अगर उसका डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन हो जाए होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन के थ्रू या इस तरीके से, तो वहां पर उनकी जो आई शेप होती है वो भी चेंज हो जाती है। इसी को उन्होंने पोजीशन इफेक्ट कहा। अब मॉडर्न कंसेप्ट में हमारा तीसरा आता है वेरीगेटेड पोजीशन इफेक्ट। नेक्स्ट इज वेरीगेटेड पोजीशन इफेक्ट। वेरीगेटेड पोजीशन इफेक्ट में उन्होंने एक एक्स क्रोमोसोम लिया, क्योंकि वही आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर ये हमारा कैपिटल W और ऐसे ये, ठीक है। ये हमारा हेट्रोक्रोमेटिन और ये हमारा यूक्रोमेटिन। इसके अंदर म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन से क्या हुआ कि ये यहां से कट हुआ और यहां से कट हुआ, और कट होने के बाद ये 180 पे रिवर्स हो गया। ठीक है, इन्वर्जन हो गया इसका। एक्स क्रोमोसोम का क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एक्स क्रोमोसोम इन्वर्जन। एक्स क्रोमोसोम के इन्वर्जन होने से क्या हो गया कि अब ये जो हमारा क्रोमोसोम था, अब उसकी स्थिति ऐसी आ गई, ये वाला जो पोर्शन था ये कट के यहाँ पे आ गया और ये डब्ल्यू जो था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये कैपिटल डब्ल्यू आ गया, ये हमारा क्रोमेटिन है। ठीक है, ये क्रोमेटिन। ठीक है, तो जब क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के अंदर 180 डिग्री पर एक्स क्या बोलते हैं कि इन्वर्जन हो जाता है, तो ऐसी जो फ्रूट फ्लाइज थी उनकी आंखों में जो कलर था, आई का जो कलर था वो कैसा था, वो वेरीगेटेड था। वेरीगेटेड आई कलर, वेरीगेटेड आपने पढ़ा होगा ना, वो प्लांट्स में पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है, कोई भी एक कलर उसमें पैच होते हैं दूसरे के। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला, आई कलर चेंज्ड फ्रॉम वाइट टू वेरीगेटेड आई कलर। तो इसी वेरीगेटेड आई कलर होने की वजह से इस इफेक्ट को उन्होंने बोला वेरीगेटेड पोजीशन इफेक्ट। तो उन्होंने बोला कि जीन के पोजीशंस में चेंज हो जाने से भी उसका जो प्रोटीन होती है उसके एक्सप्रेशन में चेंज आ जाता है। और इस तरीके का जो चेंज जहाँ पे 180 डिग्री का इन्वर्जन होता है उससे कौन सा फिनोटिपिक चेंज आता है कि जो फ्रूट फ्लाई होती है उसकी आईज वेरीगेटेड हो जाती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन स्ट्रक्चर एंड पोजिशन, जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा या आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर, लाइक, and please don't forget to press that bell icon so that you can get all the
new videos, notification for the new videos. Thank you for watching.